नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 12 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं और हम इस पुस्तक के छठे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और इस छठे अध्याय का नाम है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। अब तक हम इस अध्याय के 7 भाग पूर्ण कर चुके हैं और आज इस अध्याय का 8वां और अंतिम भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस 8वें भाग में हम अभ्यास प्रश्नों के दूसरे हिस्से को हल करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है? तो हम जानते हैं कि हमारे देश को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश माना जाता है। ऐसा क्यों है और सांस्कृतिक विविधता किसे कहते हैं, यह हमें प्रश्न में पूछा गया है। बच्चों, उत्तर देखते हैं। सांस्कृतिक विविधता शब्द असमानताओं की अपेक्षा अंतरों पर बल देता है। उदाहरण के लिए, जब हम यह कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, तो इसका तात्पर्य यही है कि यहाँ पर अनेक प्रकार के सामाजिक समूह एवं समुदाय निवास करते हैं। बिल्कुल, वास्तव में ये जो शब्द है सांस्कृतिक विविधता, यह असमानताओं की नहीं, अंतरों की या अलग अलग होने की जो बात है उस पर बल देता है। और हमारा देश क्योंकि सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, इसलिए क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह और समुदाय मिलकर निवास करते हैं। ये समुदाय सांस्कृतिक चिन्हों जैसे भाषा, धर्म, प्रजाति अथवा जाति के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। इन्हीं सब कारणों से भारत को विविधतापूर्ण देश के रूप में जाना जाता है। तो ये जो विभिन्न समुदाय हैं, विभिन्न समूह हैं, इन्हें भाषा, धर्म, प्रजाति या जाति के रूप में परिभाषित किया जाता है और ये सभी अलग अलग तरीके के समुदाय हमारे देश में मिलजुल कर रहते हैं और इसी कारण हमारे देश को विविधतापूर्ण देश माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, सामुदायिक पहचान क्या होती है और वह कैसे बनती है? तो सामुदायिक पहचान क्या है, वह कैसे बनती है, यह प्रश्न हमें बताना है। तो उत्तर है, सामुदायिक पहचान जन्म से संबंधित होने के भाव पर आधारित होती है, न कि किसी अर्जित योग्यता अथवा परिस्थिति की उपलब्धि के आधार पर। तो बच्चों, याद रखना है कि ये जो सामुदायिक पहचान है, ये जन्म से संबंधित होने के भाव पर, यानी जन्म से ही कुछ पहचानें हमें प्राप्त हुई हैं, वे ही हमारी सामुदायिक पहचानें होती हैं। वास्तव में ये किसी भी प्रकार की अर्जित योग्यता या व्यक्ति की उपलब्धि द्वारा अर्जित परिस्थिति पर आधारित नहीं होती हैं। यह हम क्या हैं इस भाव का परिचायक होती हैं, न कि इस भाव का परिचायक हैं कि हम क्या बन गए हैं। निश्चित ही हमारी सामुदायिक पहचान हम क्या हैं कि भाव को प्रदर्शित करती है, न कि हम अपनी योग्यताओं से, हम अपने प्रयासों से क्या बने हैं इसको। किसी भी समुदाय में जन्म लेने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, तो यह प्राकृतिक रूप से निर्धारित होता है इस चीज़ के लिए कि हम किसी विशेष समुदाय में जन्म पाना चाहें, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सत्य तो यही है कि किसी परिवार, समुदाय अथवा देश में उत्पन्न होने अथवा जन्म लेने पर हमारा कोई वश नहीं होता है। इस प्रकार की पहचानों को प्रदत्त पहचान के रूप में जाना जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रदत्त पहचान व्यक्ति के जन्म पर आधारित होती है और जन्म से निश्चित होती है। संबंधित लोगों की पसंद अथवा नापसंद इसके साथ जुड़ी नहीं होती है। तो बच्चों, ये स्पष्ट है कि इसे हम हमारी सामुदायिक पहचान को प्रदत्त पहचान कह सकते हैं और यह प्रदत्त पहचान हमें जन्म से ही प्राप्त होती है और इस पर किसी व्यक्ति की पसंद, नापसंद या इच्छा अनिच्छा का कोई जोर नहीं चलता। प्रश्न 3 है, राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है? आधुनिक समाज में राष्ट्र और राज्य कैसे संबंधित हैं? तो राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है और आज के समय में या आधुनिक समाज में ये राष्ट्र और राज्य का संबंध कैसा है? बच्चों, राष्ट्र को परिभाषित करने में कठिनाई क्या है, पहले वो देख लेते हैं। राष्ट्र एक विशेष प्रकार का समुदाय होता है जिसका वर्णन तो सरल है, लेकिन इसे परिभाषित करना कठिन है, क्योंकि राष्ट्र की हर एक संभव कसौटी के लिए बहुत से अपवाद तथा विरोधी उदाहरण मिलते हैं। तो
तो यह तो सत्य है कि राष्ट्र एक विशेष प्रकार का समुदाय होता है और इसका वर्णन भी किया जाता है, लेकिन इसे परिभाषित करना या इसकी कोई निश्चित कसौटियाँ बताना काफ़ी मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि जब भी हम हर एक संभव कसौटी की बात करते हैं तो हर कसौटी के कुछ ना कुछ अपवाद उदाहरण हमें मिलते हैं। जैसे पहला है, बहुत से राष्ट्र ऐसे हैं जिनकी स्थापना साझे धर्म, भाषा, नृजातीयता, इतिहास या क्षेत्रीय संस्कृति जैसे साझी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर की गई है। इनमें से ऐसे परिभाषित लक्षणों को तय करना कठिन है जो एक राष्ट्र के लिए आवश्यक है। तो वास्तव में कई ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी स्थापना धर्म के आधार पर, भाषा, नृजातीय या इतिहास या क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर की गई है, और संस्कृति में सांस्कृतिक जो विचारधारा है, ऐतिहासिक या राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनके आधार पर भी राष्ट्रों का निर्माण हुआ है। तो इनमें से किसी एक लक्षण को हम परिभाषित लक्षण के रूप में नहीं रख सकते हैं। दूसरा, ऐसे अनेक राष्ट्र हैं जिनकी अपनी एक साझा भाषा, धर्म या निर्जातीयता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अनेक भाषाएं अथवा निर्जातीयता ऐसी हैं जो अनेक राष्ट्रों में मिलती हैं, लेकिन यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी मिलकर एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो कई सारे ऐसे राष्ट्र भी हैं जिनमें कि एक साझा धर्म, भाषा या निर्जातीयता है ही नहीं, यानी वहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक निर्जातियाँ पाई जाती हैं, और इस कारण से हम यह निष्कर्ष भी नहीं निकाल सकते कि सभी राष्ट्रों में एक ही प्रकार की भाषा या एक ही प्रकार की संस्कृति वाले लोग होते हैं, या सभी राष्ट्रों में अलग अलग प्रकार की भाषा, अलग अलग धर्म या अलग अलग प्रकार की प्रजातियों वाले लोग होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्र को परिभाषित करना काफ़ी कठिन है। इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि राष्ट्र एक ऐसा समुदाय है जो अपना राज्य प्राप्त करने में सफल हो गया है। तो वास्तव में राष्ट्र को परिभाषित करना काफ़ी जटिल कार्य है, और निष्कर्ष के रूप में हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि राष्ट्र वास्तव में एक ऐसा समुदाय है जो अपना राज्य प्राप्त करने में सफल हो चुका है, यानी उस राष्ट्र का अपना एक राज्य विकसित हो चुका है। आधुनिक समाज में राष्ट्र राज्य संबंध। राष्ट्र ऐसे समुदाय होते हैं जिनका अपना एक राज्य होता है, बिल्कुल अभी हमने इसकी चर्चा की। अतः ये दोनों राष्ट्र राज्य शब्द के रूप में योजक चिन्ह से संबंधित होते हैं। हमने अध्याय में भी ये चर्चा की थी बच्चों कि वास्तव में राष्ट्र जो समुदाय है वो ऐसा समुदाय है जिसका अपना एक राज्य होता है, और इस कारण राष्ट्र राज्य शब्द के रूप में इसे लिखा जाता है, और राष्ट्र और राज्य के मध्य एक योजक चिन्ह का उपयोग होता है। वर्तमान में राष्ट्र तथा राज्य के मध्य एकैक का संबंध है। इसका तात्पर्य है एक राष्ट्र एक राज्य। तो आज की स्थिति में इस राष्ट्र राज्य के मध्य एक यानी एक का संबंध है, यानी एक राष्ट्र का एक राज्य। वर्तमान में एक राज्य के लिए राष्ट्र एक सर्वाधिक औचित्यपूर्ण ज़रूरत है, जबकि लोग राष्ट्र की वैधता के चरम स्रोत होते हैं। अतः दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। तो आज के दौर में एक राज्य के लिए राष्ट्र एक ज़रूरत बन गया है, और इसी के अलावा जो लोग हैं वो राष्ट्र की वैधता को प्रदर्शित करते हैं, उसका चरम स्रोत होते हैं। अर्थात राज्य के लिए राष्ट्र और राष्ट्र के लिए राज्य अत्यंत महत्व रखता है। प्रश्न संख्या 4 है, राज्य अक्सर अपनी सांस्कृतिक विविधता के बारे में शंकालु क्यों होते हैं? तो राज्य क्यों शंकालु होते हैं अपनी सांस्कृतिक विविधता के बारे में? तो उत्तर है सांस्कृतिक विविधता के बारे में राज्य की शंकालुता। राज्य अक्सर अपनी सांस्कृतिक विविधता के बारे में शंकालु होते हैं। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, नागरिकों से देशभक्ति और आज्ञाकारिता प्राप्त करना कठिन। सामान्य तौर पर राज्यों की सांस्कृतिक विविधता के प्रति जो शंकालुता है उसका एक कारण यह है कि विविधता की स्थिति में जो नागरिक हैं उनसे देशभक्ति और आज्ञाकारिता की जो प्राप्ति है उसे प्राप्त करना कठिन माना जाता है। ऐतिहासिक तौर पर राज्यों ने राष्ट्र निर्माण की रणनीतियों के माध्यम से अपनी राजनीतिक वैधता को स्थापित करने और उसे और ज़्यादा बढ़ाने के प्रयत्न
किए हैं। यानी सभी राज्यों द्वारा ऐतिहासिक तौर से यह कोशिश की गई है कि वे अपने राष्ट्र निर्माण की रणनीतियों के द्वारा अपनी राजनीतिक वैधता को स्थापित कर पाएं, उसे आगे बढ़ा पाएं। उन्होंने आत्मसातकरण और एकीकरण की नीतियों के माध्यम से अपने नागरिकों को देशभक्ति, निष्ठा, आज्ञाकारिता प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। तो सभी राज्यों द्वारा आत्मसातकरण और एकीकरण की नीतियों द्वारा ऐसे प्रयास किए गए हैं कि राज्य के जो नागरिक हैं उनमें देशभक्ति, निष्ठा और आज्ञाकारिता उत्पन्न हो पाए। लेकिन सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में नागरिकों की देशभक्ति, निष्ठा और आज्ञाकारिता के उद्देश्यों को प्राप्त करना आसान नहीं था, क्योंकि सांस्कृतिक विविधता की परिस्थिति में नागरिक अपने देश के साथ अपनत्व रखने के साथ साथ संभवतः अपने निर्जातीय, धार्मिक, भाषाई अथवा अन्य किसी प्रकार के समुदाय के साथ भी गहरा तादात्म्य रखते हैं। इसलिए राज्य अक्सर अपनी सांस्कृतिक विविधता के बारे में शंकालु रहते हैं। तो सांस्कृतिक विविधता की स्थिति में राज्यों द्वारा अपने नागरिकों से देशभक्ति, निष्ठा और आज्ञाकारिता प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयाँ इसलिए होती हैं क्योंकि ये जो नागरिक होते हैं जो विभिन्न संस्कृतियों से संबंध रखते हैं, ये संभवतः राज्य के साथ अपनत्व के साथ साथ ही अपने निर्जातीय, अपने धार्मिक, भाषाई या जिस विविध समुदाय से वे संबंध रखते हैं उनके साथ भी उनका गहरा पहचान या तादात्म्य रहता है और इस कारण राज्य के प्रति उतनी देशभक्ति, निष्ठा विकसित नहीं हो पाती। दूसरा कारण है सामाजिक विखंडन का डर। अधिकांश राज्यों को यह डर था कि सांस्कृतिक विविधता के अंतर को मान्यता प्रदान किए जाने से सामाजिक विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और समरसतापूर्ण समाज के निर्माण में रुकावट आएगी। संक्षेप में इस प्रकार की पहचान संबंधी राजनीति राज्य की एकता के लिए खतरा समझी गई। तो राज्यों को यह भी भय था, यह भी डर था कि यदि सांस्कृतिक विविधता को मान्यता प्राप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विखंडन यानी सभी समूह अलग अलग होने चाहेंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और ऐसी स्थिति में एक समरसतापूर्ण समाज, एक शांतिपूर्ण समाज को विकसित करने में एक रुकावट महसूस होगी। तीसरा कारण है सांस्कृतिक अंतरों का समायोजन कठिन। सांस्कृतिक विविधताओं के अंतरों का समायोजन करना राजनीतिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए अनेक राज्यों ने इन विविध पहचानों को राजनीतिक स्तर पर दबाया है। तो वास्तव में राज्यों के लिए प्रैक्टिकल सिचुएशन में या वास्तविक स्थितियों में इन सांस्कृतिक विविधताओं के जो अंतर हैं उनको समायोजित कर पाना एक कठिन या दुष्कर कार्य माना जाता है और इस कारण से अनेक राज्यों द्वारा ऐसी विविध पहचानों को अपने राजनीतिक स्तर पर दबाने का प्रयास किया गया। प्रश्न संख्या 5 है, क्षेत्रवाद क्या होता है? आमतौर पर यह किन कारणों पर आधारित होता है? क्षेत्रवाद का अर्थ, क्षेत्रवाद एक संकुचित धारणा है। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के लोग राष्ट्र की तुलना में अपने क्षेत्र विशेष के हितों और स्वार्थों पर अधिक ध्यान देते हैं तथा राष्ट्रीय हितों को इसमें गौण कर दिया जाता है। तो यह क्षेत्रवाद की धारणा एक संकुचित धारणा है और इस धारणा के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र विशेष के जो लोग हैं ये राष्ट्र की तुलना में सिर्फ अपने क्षेत्र विशेष को महत्व देते हैं और उसी के हितों या स्वार्थों को साधने का प्रयास करते हैं और ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय हित हैं वो उनके लिए गौण हो जाते हैं। कभी कभी लोगों की यही संकुचित सोच ही राज्यों की मांगों का कारण भी बन जाती है। तो लोगों की जो क्षेत्र विशेष के हित साधने की संकुचित सोच है, यही सोच कभी कभी नए नए राज्यों के निर्माण की जो विचारधारा है उसका कारण बनती है। क्षेत्रवाद के कारण, क्षेत्रवाद के लिए कई कारण उत्तरदायी रहे हैं। पहला है भाषाई कारण। भारत में विभिन्न भाषाओं के लोग साथ साथ निवास करते हैं। कई बार भाषा को लेकर तनाव और संघर्ष की भावना उत्पन्न हो जाती है। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग भी होती है। उदाहरण के लिए पूर्व मुंबई और पंजाब
बहुभाषी राज्य थे। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनः निर्माण हुआ और पंजाब से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य बने। तो बच्चों याद रखना है आप सभी को कि भाषाई कारणों से भी हमारे देश में क्षेत्रवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो क्योंकि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं तो कई बार भाषा के कारण तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ साथ इसी भाषा के आधार पर यानी अलग अलग भाषाओं के आधार पर एक राज्य की मांग भी उत्पन्न होती है। इसका एक उदाहरण है कि पूर्व जो मुंबई था या पंजाब था वहाँ पर बहुभाषाएं प्रचलित थी यानी कई भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन फिर अचानक से भाषा के आधार पर जो बंटवारा हुआ उसे हम देख सकते हैं। यानी पंजाब का जो राज्य था उससे दो नए और राज्य भाषा के आधार पे ही बने, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। मुंबई से महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का निर्माण किया गया था। इसी प्रकार जैसे पंजाब से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा बने, वैसे ही मुंबई से महाराष्ट्र और गुजरात दो नए राज्यों का निर्माण हुआ। दूसरा जो कारण है जनजातीय पहचान का कारण यानी क्षेत्रवाद का। एक अन्य कारण है जनजातीय पहचान का कारण। जनजातीय पहचान के कारण भी क्षेत्रीयता की भावना का उदय होता है। विशेष जनजातियों के द्वारा समय समय पर अपने अधिकारों की मांग की जाती है और इसी संदर्भ में कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय भी होता है, जिनके द्वारा क्षेत्रीय लोगों को संगठित करके और उनमें जन चेतना पैदा करके नए राज्य की मांग की जाती है। तो जनजातीय पहचान भी क्षेत्रवाद का कारण बनती है। जैसे जनजातीय पहचान के कारण लोग अक्सर अपनी मांग रखते हैं या अलग अलग जनजातियों के द्वारा समय समय पर अपनी अधिकारों की मांग की जाती है और ऐसी स्थितियों में क्षेत्र विशेष में नए राजनीतिक दल उत्पन्न होते हैं और उन राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय लोगों द्वारा नए राज्य की मांग भी उठती है। उदाहरण के लिए भारत में सन 2000 में जो छत्तीसगढ़ नया राज्य बना है वह जनजातीय मांग का ही एक सशक्त उदाहरण माना जा सकता है। तो हमारे यहाँ सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य को नया राज्य बनाया गया और वहाँ जो मुख्य मांग थी वो जनजातीय मांग ही थी। तीसरा कारण है क्षेत्रीय वंचन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास नहीं हो पाया है। देश में कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जो कि विकास को प्राप्त हो चुके हैं और कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जो विकास की प्रक्रिया में काफ़ी पीछे रह गए हैं। तो हमारा देश में जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनका विकास समान गति से नहीं हुआ है। तो ऐसे क्षेत्र जो क्षेत्रीय वंचन का शिकार हैं यानी जहाँ विकास की गति अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी कम है, वहाँ पर भी क्षेत्रीयता का भाव अधिक उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के नाम पर आंदोलन होते हैं और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय होता है जो कि क्षेत्र विशेष के हितों के लिए लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति जहाँ कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं वे अन्य क्षेत्रों से तुलना करते हैं और फिर पिछड़े क्षेत्रों के विकास के नाम पर आंदोलन शुरू होते हैं। इन आंदोलनों के साथ ही नए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय होता है और इस प्रकार से इन लोगों को जागरूक किया जाता है उन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा और क्षेत्रवाद की भावना और अधिक उत्पन्न की जाती है। चौथा कारण है पारिस्थितिकी पर आधारित निर्जातीयता। पारिस्थितिकी और निर्जातीयता भी नए राज्यों की मांग और क्षेत्रवाद के जन्म के लिए उत्तरदायी होती है। तो किसी स्थान विशेष की पारिस्थितिकी या फिर वहाँ की जो निर्जातीयता है तो वो भी ऐसे कारण हैं जिनसे कि किसी क्षेत्र विशेष में क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न संख्या 6 है, आपकी राय में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन ने भारत का हित या अहित किया है? तो बच्चों इस प्रश्न में वास्तव में आपकी राय पूछी गई है। यहाँ मैंने एक मत प्रकट किया है, आप इससे सहमत भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ हम प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं, आप अपनी ओर से इसमें कुछ बिंदु जोड़ सकते हैं। हमारी राय में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन ने भारत का हित अधिक किया है और अहित कम किया है। यथा
भाषाई पुनर्गठन से होने वाला अहित। तो पहले हम भाषाई पुनर्गठन से क्या अहित हो सकता था उसकी बात करते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से निम्न समस्याएं आती हैं। पहला, भाषाई पुनर्गठन से कुछ क्षेत्रों का विभाजन अत्यधिक कठिन हो जाता है और इस आधार पर पड़ोसी राज्यों में परस्पर संघर्ष चलता रहता है। इस प्रकार के विवाद हितकर न होकर अहितकर होते हैं। तो निश्चित ही भाषाई पुनर्गठन करने पर कुछ क्षेत्रों का विभाजन काफ़ी जटिल या कठिन होता है और इस कारण से जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें आपसी संघर्ष लगातार चलता रहता है और ये विवाद या ये संघर्ष ही एक अहितकर स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। दूसरा कारण है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से क्षेत्रवाद की समस्या भी प्रबल होती है। यह भी सत्य है कि वास्तव में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने पर क्षेत्रवाद की समस्या और गहरी होती है। भाषाई पुनर्गठन से होने वाले हित। तो अब हम दूसरे पक्ष को देखते हैं कि भाषाई पुनर्गठन से हमारे देश में किस किस प्रकार के सकारात्मक बिंदु या हित प्रस्तुत हुए हैं। पहला है, भाषा आधारित राज्यों के निर्माण करते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत अनेक नेताओं को यह भय था कि भाषा आधारित नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया कहीं देश के उपविभाजन की प्रक्रिया को तेज न कर दे। तो जिस दौरान भाषाई राज्य पुनर्गठन किया गया उस दौरान उस समय के जो नेता जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य बड़े नेता थे, उन सबको इस प्रकार का डर था कि ये जो भाषा आधारित नए राज्य बनाए जा रहे हैं, कहीं इनके कारण हमारे देश की उपविभाजन की प्रक्रिया ना बढ़ जाए, यानी और भी विभाजन की मांग ना उठने लगे। लेकिन भाषा आधारित राज्यों के द्वारा देश की एकता और अखंडता को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई, अपितु इन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। लेकिन इन नेताओं का जो डर था वो सत्य साबित नहीं हुआ, यानी ये जो भाषा आधारित राज्य बनाए गए, इन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं किया, बल्कि एक सकारात्मक प्रभाव ही डाला। दूसरा कारण है, भाषा के आधार पर नए राज्यों के निर्माण से स्थानीय लोगों में मानसिक संतोष की भावना पैदा हुई और साथ में ही शांति और सहयोग की भावना भी विकसित हुई। तो जब भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया गया तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे जिनकी ये मांग थी, उन्हें एक मानसिक संतोष का भाव विकसित हुआ और साथ के साथ ही उनमें अन्य लोगों से सहयोग करने और शांति से जीवन जीने की जो भावना है वो भी विकसित हुई। तीसरा, भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन से उस क्षेत्र का विकास भी पहले की अपेक्षा तेजी के साथ हुआ। तो उस क्षेत्र विशेष का जहाँ भाषा के आधार पर नया राज्य बनाया गया था, उस क्षेत्र विशेष का जो विकास है वो पहले की तुलना में और तेज गति से हुआ। इस प्रकार भाषा आधारित राज्यों के निर्माण से अनेक हितकारी परिणाम सामने आए, अर्थात अहित की तुलना में हित अधिक हुआ है भाषा आधारित राज्य बनाने से। प्रश्न संख्या 7 है, अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है? अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य से संरक्षण की ज़रूरत क्यों होती है? तो हमने अध्याय में जाना था कि अल्पसंख्यक वर्ग किसे कहते हैं और साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग को राज्यों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बच्चों, अल्पसंख्यक वर्ग का अर्थ सबसे पहले देखते हैं। अल्पसंख्यक समूहों की धारणा का प्रयोग समाजशास्त्र में व्यापक रूप से किया जाता है। संख्यात्मक विशिष्टता के अलावा इसका और भी महत्व है। इसमें प्राय असुविधा अथवा हानि का भाव निहित है। अतः विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यकों जैसे अत्यधिक धनवान लोगों को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता है। तो बच्चों, हमने अध्याय में भी ये बात की थी कि समाजशास्त्र में सिर्फ संख्यात्मक दृष्टि ही अल्पसंख्यक शब्द के लिए काफ़ी नहीं होती है। संख्यात्मक दृष्टि से कम होने के साथ एक प्रकार की असुविधा, वंचन या हानि का भाव भी यहाँ सम्मिलित होता है और इस कारण से जो अति धनवान लोग हैं उन्हें अल्पसंख्यकों की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उनको असुविधा का, हानि का भाव नहीं सहना पड़ा है। यदि इनका उल्लेख
करना आवश्यक हो जाए तो इसके साथ कोई विशेषक जोड़ दिया जाता है, जैसे विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक। तो यदि इन अल्पसंख्यकों का, जिन्हें हम अत्यधिक धनवान या जो सुविधा वंचित नहीं है, उनका उल्लेख करना चाहें तो उनके साथ अक्सर आगे विशेषक जोड़ा जाता है। इनके लिए विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक नाम माना जाता है। जब शब्द अल्पसंख्यक का प्रयोग विशेषक के रूप में किया जाता है तो सामान्य रूप से इसका अर्थ अपेक्षाकृत छोटे परंतु साथ ही सुविधा विहीन समूह के लिए किया जाता है। अल्पसंख्यक शब्द का समाजशास्त्रीय अर्थ है अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य सामूहिकता का निर्माण करते हैं। ऐसे लोगों में अपने समूह के प्रति एकात्मकता, एकजुटता और इससे संबंधित होने का प्रबल भाव समाहित होता है। तो ये जो अल्पसंख्यक शब्द है, इसका समाजशास्त्रीय अर्थ है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो सदस्य हैं वे सामूहिकता का निर्माण करते हैं, यानी अपने समूह विशेष के प्रति एकात्मकता, एकजुटता और एक प्रबल जुड़ाव का भाव उनमें होता है। यह भाव हानि अथवा असुविधा के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि पूर्वाग्रह और भेदभाव का शिकार होने का अनुभव आमतौर पर अपने ही समूह के प्रति निष्ठा और लगाव की भावनाओं को बढ़ावा देता है। तो ये जो एकात्मकता है, एकजुटता है, यह अधिक क्यों होती है? तो उसका कारण माना गया है कि यह हानि या असुविधा का जो भाव है ये लोगों को जोड़ देता है। उनके साथ जो पूर्वाग्रह, जो भेदभाव किए गए हैं, उस कारण से वे अपने आप में, अपने समूह से अत्यधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। अल्पसंख्यकों को राज्य द्वारा संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य के संरक्षण की आवश्यकता विभिन्न कारणों से होती है। पहला, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग सदियों से समाज में अपवर्जन की नीति के शिकार होते हैं। अतः इन वर्गों के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए राज्य के द्वारा इन वर्गों को विशेष रूप से संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता होती है। तो वास्तव में राज्य द्वारा संरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए, इस संदर्भ में आपको याद रखना है कि अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं, अक्सर उन्होंने लंबे समय से या सदियों से सामाजिक अपवर्जन का या बहिष्कार का सामना किया होता है, और इस बहिष्कार या अपवर्जन के कारण ये राष्ट्र की मुख्य धारा से काफ़ी दूर होते हैं। तो इन लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इनका संरक्षण किए जाने की आवश्यकता होती है। दूसरा कारण है, एक लोकतांत्रिक राज्य में सभी वर्गों के समान अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भी राज्य के द्वारा अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने की विशेष रूप से आवश्यकता होती है, जिससे कि अन्य समुदायों की भांति अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा भी अपने अधिकारों का प्रयोग किया जा सके। तो जिस प्रकार एक लोकतांत्रिक राज्यों में सभी नागरिकों को अधिकार प्राप्त होते हैं, तो अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करना भी एक कारण है जिसके लिए राज्य द्वारा अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तीसरा है, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की अपनी विशिष्ट भाषा और संस्कृति होती है। इसके संरक्षण के लिए यह आवश्यक होता है कि राज्य के द्वारा इन वर्गों को संरक्षण दिया जाए। अक्सर अल्पसंख्यक वर्ग की अपनी एक भाषा और संस्कृति होती है, और इन अल्पसंख्यकों के संरक्षण द्वारा ही इनकी भाषा और संस्कृति को भी संरक्षित किया जाना संभव हो पाता है, जिससे कि इन वर्गों के लोग अपनी भाषा और संस्कृति का उचित प्रकार से संरक्षण कर सके। चौथा कारण है, अल्पसंख्यक वर्गों में आमतौर पर शिक्षा की कमी पाई जाती है। इसी कारण से इन वर्गों के लोग एक तो अपने अधिकारों से परिचित नहीं हो पाते, तो दूसरी ओर ये लोग शोषण और अनाचार के भी शिकार होते हैं। अतः शिक्षा के प्रचार प्रसार और इनके शोषण को रोकने के लिए राज्य के द्वारा इन्हें संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता होती है। तो अक्सर अल्पसंख्यक वर्गों में शिक्षा का उपयुक्त प्रचार
प्रसार नहीं होता है, शिक्षा का अभाव होता है और इसी कारण से ये अपने अधिकारों से परिचित नहीं होते हैं। अतः इन्हें अपने अधिकारों से परिचित करने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार आवश्यक है और शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा इन्हें विशेष संरक्षण देना आवश्यक माना जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, संप्रदायवाद अथवा सांप्रदायिकता क्या है? उत्तर देखते हैं बच्चों। सांप्रदायिकता का अर्थ, सामान्य रूप से सांप्रदायिकता अथवा संप्रदायवाद का अर्थ है धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रमक उग्रवाद। उग्रवाद अपने आप में एक ऐसी अभिवृत्ति है जो कि अपने ही समूह को वैध अथवा श्रेष्ठ मानती है और दूसरी ओर अन्य समूहों को निम्नहीन अथवा अपना विरोधी मानती है। बच्चों, अध्याय में हमने अच्छे से इस बात की चर्चा की थी कि संप्रदायवाद में उग्रवाद सम्मिलित होता है और उग्रवाद के अनुसार लोग सिर्फ अपने ही समूह को श्रेष्ठ मानते हैं, उच्च मानते हैं और अन्य सभी समूह को अपना विरोधी मानते हैं। सांप्रदायिकता का स्वरूप, सांप्रदायिकता राजनीति के साथ संबंधित है, न कि धर्म के साथ। यद्यपि यह भी सत्य है कि संप्रदायवादी धर्म के साथ भी घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि व्यक्तिगत विश्वास और संप्रदायवादी के बीच आवश्यक रूप से कोई संबंध नहीं होता है। तो बच्चों, याद रखना है कि सांप्रदायिकता वास्तव में राजनीति से संबंधित है, धर्म से नहीं। लेकिन अक्सर यह भी देखा जाता है कि संप्रदायवादी धर्म के साथ भी घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि व्यक्तिगत विश्वास और संप्रदायवादी विचारों के बीच आवश्यक रूप से कोई संबंध नहीं होता। दूसरा जो बिंदु है, संप्रदायवाद के द्वारा प्राय यह दावा किया जाता है कि धार्मिक पहचान अन्य सभी की अपेक्षा सर्वोच्च होती है। चाहे व्यक्ति धनी हो या गरीब, चाहे उसका व्यवसाय कोई भी क्यों ना हो, कोई भी जाति अथवा राजनीतिक विश्वास हो, धर्म ही सब कुछ होता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि सांप्रदायवाद में यह दावा किया जाता है कि सभी पहचानों से ऊपर व्यक्ति की धार्मिक पहचान होती है। तीसरा बिंदु है, भारत में संप्रदायवाद एक विशिष्ट मुद्दा बन गया है क्योंकि यह तनाव, व्यक्तिगत द्वेष और हिंसा का पुनरावर्तक स्रोत होता है। सांप्रदायिकता के दौरान लोग अपने अपने समुदायों के पहचानहीन सदस्य बन जाते हैं। यहाँ तक लोग हिंसा, लूटपाट, बलात्कार तथा इसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं और इन औचित्यहीन कार्यों के संबंध में उनका मानना है कि उनके द्वारा ऐसा अपने सहधर्मियों के लिए बदला लेने के लिए किया जा रहा है। तो हमारे देश के संदर्भ में यह संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता एक विशिष्ट मुद्दा बन गया है क्योंकि इसी के कारण समय समय पर हमारे देश में विभिन्न सांप्रदायिक दंगे या तनावों का सामना करना पड़ता है और यह तनाव व्यक्तिगत द्वेष और हिंसा प्रदर्शित करते हैं और लोग अन्य समुदाय के लोगों के साथ विभिन्न गैर कानूनी गतिविधियां या कार्य करने लगते हैं। हिंसा मचाना, लूटपाट करना, बलात्कार कर देना या खून कर देना तक जैसे जो दंडात्मक कार्य हैं या गैर कानूनी कार्य है, उन्हें लोग आसानी से करने लगते हैं और साथ ही ये तर्क भी देते हैं, यानी यह भी बताते हैं कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वह अपने सहधर्मियों का बदला ले सकें, उन पर जो अत्याचार हुआ है, जो उनका अनादर हुआ है, उसका बदला ले पाएं। चौथा बिंदु है, सांप्रदायिकता की स्थिति में जनधन की व्यापक हानि होती है। इसके कारण समाज में असंतोष फैलता है। परस्पर तनाव के साथ साथ लोग एक दूसरे के प्रति अविश्वास भी रखते हैं। इस प्रकार से सांप्रदायिकता असंतोष और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध होती है। तो बच्चों, स्पष्ट है कि सांप्रदायिकता से जनधन की हानि होती है, संपूर्ण समाज में असंतोष और तनाव का माहौल उत्पन्न होता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता समाज और राष्ट्र दोनों के लिए ही हानिकारक होती है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में वह विभिन्न भाव या अर्थ कौन से हैं जिनमें धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षतावाद को समझा जा सकता है। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का भाव क्या है, देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता के भारतीय भाव में पश्चिमी भाव भी सन्निहित है और साथ में ही इसमें कुछ अन्य भाव भी विद्यमान हैं। सामान्य रूप से धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग सांप्रदायिकता के बिल्कुल विपरीत अथवा
विलोम के अर्थ में किया जाता है। बच्चों, हमने अध्याय में इस बात की चर्चा की थी कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता जो है वो धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी अर्थ को तो सम्मिलित करती ही है, लेकिन साथ साथ अन्य भाव भी वहाँ सम्मिलित होता है। और बच्चों, इस प्रकार से एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति अथवा राज्य वह होता है जो किसी विशेष धर्म का अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता है। इस भाव से धर्मनिरपेक्षता धार्मिक उग्रवाद का विरोधी भाव है और इसमें धर्म के प्रति विद्वेष अथवा तनाव का भाव होना आवश्यक नहीं है। राज्य और धर्मों के पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से धर्मनिरपेक्षता का यह भाव सभी धर्मों के समान आदर या सम्मान का प्रतीक होता है। तो स्पष्ट है बच्चों कि धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत किसी भी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लिया जाता है, साथ ही यह धार्मिक उग्रवाद का विरोधी है, यानी धर्म के प्रति विद्वेष या तनाव का कोई भी भाव नहीं सम्मिलित होता है। और राज्य और धर्मों के पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से धर्मनिरपेक्षता जो है वो सभी धर्मों के प्रति समान आदर या सम्मान का सूचक होती है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता के भाव की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों का समान रूप से आदर और सम्मान करेगा। बिल्कुल, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों का समान रूप से आदर और सम्मान करेगा। दूसरी, राज्य धार्मिक मामलों में पूरी तरह से तटस्थ रहेगा। राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तीसरी, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने का पूर्ण अधिकार होगा अथवा स्वतंत्रता प्राप्त होगी। चौथी विशेषता है भारतीय राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य के द्वारा सभी धर्मों के साथ समानता और उदारता का व्यवहार किया जाएगा। पांचवी विशेषता है राज्य के द्वारा अल्पसंख्यक धर्मानुयायियों को पूर्ण रूप से संरक्षण दिया जाएगा। तो ये सभी विशेषताएं हमारे देश के धर्मनिरपेक्षतावाद की हैं। इसके अतिरिक्त संविधान के द्वारा सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इस दृष्टि से अल्पसंख्यक लोगों को अपने धर्म और संस्कृति के संरक्षण का भी अधिकार होगा। बच्चों, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारत में कितने ही धर्मों के लोग निवास करते हैं। संविधान के द्वारा भारत में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है और प्रत्येक नागरिक को धार्मिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं बच्चों। आज नागरिक समाज संगठनों की क्या प्रासंगिकता है? तो नागरिक समाज संगठन कैसे प्रासंगिक हैं आज के दौर में, यह हमें प्रश्न में पूछा गया है। नागरिक समाजों की प्रासंगिकता, पहला बिंदु है कि 1970 के दशक में नागरिक समाज द्वारा अनेक नए नए कार्यक्रम आरंभ किए गए। इसी अवधि में महिलाओं, पर्यावरण की सुरक्षा, मानव अधिकार और दलितों के आंदोलन आरंभ हुए, जिन्होंने नागरिक समाज की प्रासंगिकता को स्पष्ट कर दिया। तो 1970 के दशक से नागरिक समाजों द्वारा आंदोलन शुरू किए गए और विभिन्न मुद्दों पर उनके ये आंदोलन कार्यरत रहे। दूसरा बिंदु है आज नागरिक समाज के संगठनों के क्रियाकलाप और भी अधिक व्यापक हो गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ पक्ष समर्थन तथा प्रचार संबंधी गतिविधियां चलाने के साथ साथ विभिन्न आंदोलनों में सक्रियता पूर्वक भाग लेना आवश्यक है। तो आज के दौर में इन नागरिक समाजों के संगठनों के जो क्रियाकलाप हैं ये और भी ज़्यादा व्यापक हो गए हैं और इस कारण विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के पक्ष में, उनके समर्थन में या विभिन्न प्रचार संबंधी कार्यों में उनकी भूमिका बढ़ती ही जा रही है। तीसरा बिंदु है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मुद्दों को उठाया गया, जैसे भूमि संबंधी सुधारों के लिए जनजातीय आंदोलन, नगरीय शासन का हस्तांतरण, स्त्रियों के प्रति हिंसा और बलात्कार के प्रति अभियान, बांधों तथा अन्य विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों का पुनर्वास, मशीनों की सहायता से मछलियां पकड़ने वाले मछुआरों का संघर्ष, फेरी लगा करके सामान बेचने वाले और पटरियों के किनारे रहने वाले लोगों का पुनर्वास आदि। यानी नागरिक समाजों ने अब तक विभिन्न मुद्दों पर हमारे देश में कार्य किया है और ये सभी मुद्दे हमने अपने अध्याय में भी देखे थे।
चौथा बिंदु है नागरिक स्वतंत्रता संगठन राज्य के कामकाज पर निगाह रखने के लिए और उससे कानून का पालन करवाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। तो वास्तव में सरकार के कार्यों पर निगाह रखने के लिए और सरकार के जो कामकाज हैं, राज्य के जो कामकाज हैं, वो कानूनबद्ध तरीके से हो, इस बारे में नागरिक समाजों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु है कि सूचना के अधिकार को इस दिशा में मील का पत्थर माना जा सकता है। इसके द्वारा नागरिकों को सरकारी एजेंसियों से विभिन्न मामलों में सूचना को पाने का अधिकार दिया गया है। तो बच्चों, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि वास्तव में सूचना का अधिकार जो है वो इस दिशा में एक बड़ा कदम या एक मील का पत्थर साबित हुआ है और इसी के द्वारा नागरिकों को विभिन्न सरकारी एजेंसियों या सरकारी प्राधिकरणों से आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रकार की सूचना को पाने का अधिकार दिया गया है। तो बच्चों, यहाँ हमने हमारे इस छठे अध्याय के अंतिम भाग को भी पढ़ लिया है, यानी ये हमारे अभ्यास प्रश्नों का अंतिम हिस्सा था और अब हम अगले वीडियो में हमारा 7वां यानी अंतिम अध्याय पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।